श्रीलंका में जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है उसी को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। श्रीलंका ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर दिया है। इसका जितना भी एक्सटर्नल डेट है, मतलब विदेश से जितना भी इसने ऋण लिया हुआ है उस पर इसने डिफ़ॉल्ट अनाउंस किया है श्रीलंका ने। इसका क्या मतलब है, जितना भी विदेशी ऋण है वो इसे चुका पाने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे इस तरह से अनाउंसमेंट आया है। क्या इसके मायने हैं, क्या श्रीलंका यहाँ पे बैंकरप्सी की तरफ मूव कर चुका है, ये दिवालिया इसे डिक्लेयर किया गया है, नहीं किया गया है, क्या इसके मायने हैं, पूरा देखते हैं। डेट को लेके क्या स्थिति बनी हुई है ये भी यहाँ पे जांचेंगे, और चाइना का इसमें क्या रोल है, इंडिया किस तरह से हेल्प कर रहा है, पूरे इशू को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सभी एक जगह मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी आपके ये कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, ईस्टर ऑफर, जिसमें 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आपको फ्री दिया जा रहा है। इनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। देखिए, ये जो न्यूज़ है श्रीलंका की, जो बैंकरप्सी या दिवालिया की अगर हम बात करें, काफ़ी टाइम से ये चल रही है। और जैसा आप देखेंगे, ये जनवरी 2022 का आर्टिकल है, जहाँ पे कहा गया है श्रीलंका ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। श्रीलंका जो है दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए, जनरल अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को हम बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं, या वो करती है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो अपना लोन नहीं चुका पा रही है, और फिर उसके जो असेट हैं, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, उसके असेट को सीज किया जाता है। लेकिन जो देश होते हैं उसके कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है। तो नेशन जो है उसने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ये जैसे अभी श्रीलंका वाला केस देखोगे, श्रीलंका ने अपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो विदेशी कर्जा है उसको हम नहीं चुका पाएंगे। ओके, वी आर नॉट एबल टू सर आर डेट। तो इस केस में ऐसा नहीं है, देशों के केस में ऐसा नहीं होता कि उनके जो असेट है वो सब सीज कर लिए जाते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। और टेक्निकल सेंस में इसीलिए ये कहा जाता है कि क्योंकि देखिए, कोई भी जो देश होता है वो जो कर्जा लेता है, 2 तरह से कर्जा लेता है। ठीक है, एक तो श्रीलंका ने जो कर्जा लिया होगा विद इन द नेशन लिया होगा, जिसे हम कहेंगे इंटरनल डेट। इंटरनल डेट मतलब श्रीलंका ने अंदर ही जो मार्केट हैं, जो बैंक्स हैं, वहाँ से कुछ कर्जा लिया हुआ है, तो वो हो गया इंटरनल डेट। और दूसरा जो कर्जा है, जो एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट इसके अंदर इसने लिया होगा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में, ये वाला है एक्सटर्नल। तो श्रीलंका को अगर कर्जा चुकाना है तो इंटरनल डेट जो है वो सरकार आराम से चुका सकती है। वो कहेगी अपने सेंट्रल बैंक को कि आप करेंसी छापना स्टार्ट कीजिए, नई करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कीजिए, ताकि हम हमारा इंटरनल डेट जो है इसको चुका सकते हैं। हालांकि उससे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि श्रीलंका में अभी भी है। लेकिन एक्सटर्नल डेट, विदेशी ऋण के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डॉलर है, यूरो है, जो भी है वो देने होंगे, और वो श्रीलंका प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सेंट्रल बैंक के पास वो पावर नहीं है। तो टेक्निकल सेंस में इसलिए हम बैंकरप्सी ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि इसका जितना भी डेट है उसमें इंटरनल डेट तो ये चुका पाने में सक्षम है, क्योंकि कहीं ना कहीं असेट्स उनके पास रहेंगे। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम कहते हैं किसी को भी, इंडिविजुअल को, कि वो अपना पैसा नहीं चुका पा रहा है ना, तो वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो इसी तरह से देशों के लिए जो है बैंकरप्सी की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन। डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन, तो ये एक तरह से यही है, बैंकरप्सी की तरह ही है, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस वर्ड बैंकरप्ट। इसकी जगह हम ये डिफ़ॉल्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कर गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल डेट है, श्रीलंका ने कहा है कि इसको हम नहीं चुका पा रहे हैं। तो दिस इज़ द थिंग। जहाँ तक हम श्रीलंका के अंदर कर्जे की बात करें, तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे कि लगभग $51 बिलियन का इसके ऊपर विदेशी कर्जा है। और इसको अगर हम केवल इस महीने का देखें कि केवल इस महीने में इनको कितना चुकाना है, कोलंबो मस्ट सर्व ओवर 7 बिलियन आउटस्टैंडिंग डेट। इस ईयर की अगर हम बात करें, 2022 नॉट मंथ, इस ईयर की बात करें, तो लगभग $6.9 बिलियन इनको चुकाने हैं। ओके, और इतना चुका पाना इनके लिए बेसिकली आउट ऑफ देयर रीच है, क्योंकि इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके अंदर आप देखोगे $2 बिलियन से भी कम पैसा बचा हुआ है, और इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, और काफ़ी टाइम से ये बातचीत चल रही थी, इसीलिए आप देखेंगे जनवरी में ही ये आर्टिकल हमारे पास था। चाइना की अगर बात करें, चाइना से इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है। चाइना से जो कर्जा पिछले साल तक 5 बिलियन तक था, वो एकदम से धीरे धीरे बढ़ता हुआ $8 बिलियन पे पहुंच गया। लास्ट ईयर का आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2021 अप्रैल का कितना कर्जा है, तो आप देखोगे मार्केट बोरोइंग्स तो हैं श्रीलंका की यहाँ पे, फिर सबसे ज़्यादा कर्जा जो है लगभग 10% चाइना से लिया हुआ है। अब ये 10% बढ़ के लगभग 15-16% हो गया है।
क्योंकि आउट ऑफ दिस 51 आप देखोगे $8 बिलियन अकेला चाइना का है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो डेट ट्रैप है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने जो भी यहाँ पे पैसा दिया, उधार दिया, वो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर निवेश किया जो कि फाइनेंशियली भी वायबल नहीं थे। अब होगा क्या, श्रीलंका ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। जैसा आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, श्रीलंका अनाउंसेस डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स एक्सटर्नल डेट। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए डेफिनेटली इसके असेट तो सीज नहीं किए जा सकते जैसे इंडिविजुअल के केस में होता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहेगी, लेकिन कुछ आउटसाइड अगर मान लीजिए श्रीलंका के कोई असेट्स हैं, जैसे अर्जेंटीना के केस में हुआ था 2012 में, उसका एक बाहर कहीं घाना में कोई नेवी शिप था, उसको उन्होंने सीज कर लिया था उस केस के अंदर। तो बाहर जो असेट है उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो असेट हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको सीज नहीं किया जा सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनाउंस किया है श्रीलंका की तरफ से, तो अब ये होगा कि रीनिगोशिएट होंगी टर्म्स। जिन भी लोगों ने, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने श्रीलंका को लोन दिया हुआ है, वहाँ पे टर्म्स रीनिगोशिएट होंगी, रीशेड्यूल पेमेंट होगा। जैसे आपको इस साल करना था, इस महीने करना था, तो वो सारी रीशेड्यूलिंग वहाँ पे स्टार्ट होगी। कुछ हेयर कट भी हो सकता है कि जो वैल्यू है बॉन्ड्स की वो डिक्रीज़ होगी। तो यही श्रीलंका ने यहाँ पे कहा भी है कि अगर आपको अपना पेमेंट लेना है तो श्रीलंकन करेंसी में तो हम देने को तैयार हैं। अगर आप श्रीलंकन करेंसी में ले रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत कम लोग होंगे जो कि श्रीलंकन करेंसी के अंदर उसको वापस लेंगे। यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया है कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ये बेल आउट प्रोग्राम है इसके लिए भी हम एग्री कर रहे हैं, क्योंकि पहले श्रीलंका मना कर रहा था आईएमएफ बेल आउट के लिए। आईएमएफ बेल आउट में क्या होगा, अब आईएमएफ यहाँ पे आएगा और श्रीलंका को हेल्प करेगा, उसको जो भी जितनी भी डॉलर्स वगैरह की ज़रूरत है अपना कर्जा पे करने के लिए, वो सारी उसको सुविधाएं दी जाएगी, इसको उधार यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना, कुछ कंडीशंस के साथ में ये बेल आउट प्रोग्राम चलेगा। जैसे आप देखेंगे कि रिफॉर्म के कंसीडरिंग करते हुए स्पेंडिंग को रिड्यूस किया जाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया। इसे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंडिया का जो बीओपी क्राइसिस था 1991 का, इंडिया ने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। इसको ये मत समझना इंडिया ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था 1991 में, हाँ, लेकिन इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्टिंग, लेकिन इंडिया ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। हमारा बीओपी क्राइसिस था, मतलब हमारा जो फॉरेक्स है उसमें केवल 3 वीक के इंपोर्ट को परचेज़ करने का, मतलब इंपोर्ट करने जितना हमारे पास पैसा था, और फॉरेक्स हमारे पास नहीं था। हमारे फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई थे, तो हमने आईएमएफ के पास मदद मांगी और आईएमएफ ने कहा ये आपको रिफॉर्म करने होंगे, जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे इंडिया ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, श्रीलंका ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया है। और इसके क्या रिperकशन होंगे, देखिए डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर दिया तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका और इंक्रीज़ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं बढ़ेंगी, पॉलिटिकल प्रेशर तो ऑलरेडी इनके ऊपर है ही, बैंक रन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो भी लोग हैं उनका जो बैंकों में पैसा है, लोग देखेंगे कि हमारा पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, इसे निकाल लिया जाए। तो जब बहुत सारे लोग या सारे लोग एक साथ बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता है, वो होता है बैंक रन की सिचुएशन। बैंक रन की सिचुएशन बन सकती है, करेंसी क्राइसिस ऑलरेडी यहाँ पे है और ज़्यादा एग्रावेट हो सकता है, इसी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा एग्रावेट हो सकता है। लेक ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट मार्केट, ये तो इशू है ही, पहले से ही बना हुआ था। क्योंकि देखिए अगर आपको विदेशों से ऋण लेना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है और बाहर से वो पैसा उठाती है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी कमज़ोर है, जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे फिच ने लास्ट ईयर ही, अगर आप देखोगे दिसंबर का ये आर्टिकल है, लास्ट ईयर ही इसकी जो सॉवरन रेटिंग है इसको सीसी पे ये लेके आ गए थे। मतलब ऑलरेडी ये जंग पे चल रहा था, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये कंडीशन थी दिसंबर में। तो अगर आप क्रेडिट रेटिंग में देखेंगे, ये मेजर 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो 95% तक मार्केट को कवर करती हैं, मूडीज़ है, S&P और फिच। तो इसके अंदर रेटिंग के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो कंट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जैसे एफडीआई हो गया है ना, या फिर कोई भी देश अपना सरकार बॉन्ड इशू करेगी किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को, तो वो बॉन्ड के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी। जैसे अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग AAA है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिल जाएगा। अगर किसी की रेटिंग यहाँ पे B++ वाली कैटेगरी में है तो फिर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी, और उससे भी नीचे चले गए तो फिर ये जंग कैटेगरी में है, यहाँ पे आपको लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो श्रीलंका को ऑलरेडी यहाँ पे फिच ने CC कैटेगरी में रख दिया था, मतलब ऑलमोस्ट इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया जो फॉरेन मार्केट है उसको एक्सेस करना, वहाँ से ये पैसा उधार नहीं ले पा रहे थे। और इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अभी भी अगर इनको उधार मिलता रहता फॉरेन मार्केट से, बाहर से, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर क्यों करते, बाहर से उधार लेके यहाँ पे पुराना उधार चुका देते। सो दिस वाज द रीज़न, ये जो रेटिंग इनकी डिग्रेड की गई इसकी वजह से इनको फॉरेन कैपिटल मार्केट का एक्सेस एकदम बंद हो गया। फाइन, इनको कहीं से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा था और इस वजह से फाइनली इनको डिफ़ॉल्ट के अलावा, अनाउंस करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा।
इंडिया की अगर हम चर्चा करें तो इंडिया यहाँ पे ट्रिपल बी वाली इस कैटेगरी के अंदर है, जो कि स्टेबल यहाँ पे है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर है इंडिया। लेकिन यहाँ पे भी ये जो है इंडिया की तरफ से शिकायत रहती है कि ये बहुत मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए इंडिया वर्ल्ड की टॉप 6 इकोनॉमीज़ में है। पीपीपी के हिसाब से देखोगे इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने कभी आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो फिर भी आपने हमें इतना नीचे क्यों रखा हुआ है? फाइन। और नीचे होने का नुकसान क्या है? इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सफ़र होते हैं। अगर हमारी ये रेटिंग अच्छी हो जाती है तो इंडिया में एफडीआई बहुत अच्छा और आने लग जाएगा, और सस्ती दरों पे हमें ब्याज यहाँ मतलब पैसा मिलना स्टार्ट होगा। सो ये रेटिंग एजेंसी ने भी यहाँ पे किया था। तो ओवरऑल यही चीज़ रही। जहाँ तक श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की बात है, ये तो हमने कई बार कवर किया है। इसके रीज़न क्या हैं हम देखेंगे। रीज़न इसके काफ़ी सारे हैं। काफ़ी लंबे समय से जो सरकार है उसका कर्जा बढ़ रहा था, जिसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग तो ज़्यादा की थी, खर्चा ज़्यादा किया था, और इसके जो टैक्स कट हैं, टैक्स को कम किया, स्पेंडिंग ज़्यादा की, तो इसके जो रेवेन्यू हैं, सरकार के जो टैक्स रेवेन्यू या अदरवाइज जो रेवेन्यू हैं वो बहुत कम होने लग गए। तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उधार ले रही है कि वो अनसस्टेनेबल हो गया है। इसी तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। फिर आपके पास में जो इनफ्लो थे, जहाँ से आपको डॉलर्स वगैरह मिलते हैं, जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो कोरोना की वजह से प्रभावित हुई, उसका नुकसान हुआ। और इसी तरह से देखते देखते इनका जो फॉरेक्स है वो 2 बिलियन से नीचे आ गया। नवंबर में आप देखोगे 1.6 बिलियन है। मतलब इनके पास असेंशियल्स को इंपोर्ट करने का भी पैसा नहीं है। करेंसी इतनी बुरी तरह से डेप्रिशिएट हो रही थी। फिर इन्होंने एक और नया प्रयोग किया कि केमिकल फर्टिलाइजर को बंद करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाते हैं, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। और फाइनली आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध जैसी चीज़ें हैं, दूध लोग 100 ग्राम में ले रहे हैं, है ना, ये कंडीशन यहाँ पे है। चावल जैसी चीज़ 300 रुपये किलो में बिक रही है। लोगों के पास में फ्यूल गैस वगैरह ये कुछ नहीं है, और इस वजह से बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इस इशू को देखें तो कहीं ना कहीं चाइना के डेट ट्रैप का जो रोल है वो हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और इंडिया ने यहाँ पे डेफिनेटली हेल्प की है, लेकिन इंडिया की अपनी लिमिटेशंस हैं। फाइन। और ये पूरा क्राइसिस यहाँ पे हमने इसको देखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है डिफ़ॉल्ट होने के बाद में, क्या चीज़ें रहेगी, ये सारे इश्यूज़ हमने देखे हैं। और आने वाला टाइम बताएगा चाइना श्रीलंका कितना एफिशिएंटली इस पूरे क्राइसिस को डील कर पाता है। सो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जा रही है। इसके लिए भी आप जा सकते हैं। 3000 की फ़ीस के साथ 6 मंथ के लिए 28 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, और 4000 की फ़ीस के साथ 1 ईयर के लिए 56 नंबर ऑफ टेस्ट हैं। इसमें CSAT और GS दोनों आ जाएंगे। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर कंप्लीट GS सब्सक्रिप्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये 24,000 की ऑप्शनल की फ़ीस है। और एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं वो सब आपको फ्री हो जाते हैं। 0% EMI के साथ भी आप जा सकते हैं। 13 अप्रैल से नए बैचेज हैं, इनके लिए भी आप जा सकते हैं, जहां सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जो 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाथफाइंडर करंट अफेयर की फ्री टेस्ट सीरीज हर सैटरडे शाम को 5 बजे हो रही है, इसमें भी पार्टिसिपेट करना ना भूलें। इसके अलावा रिद्धि सिद्धि सर्किल जयपुर पे अनअकैडमी स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे जाके आप अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो अनअकैडमी के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।